हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्षिति वैविध्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं एनसीईआरटी के कक्षा 6वीं के भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। भूगोल विषय किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्नों की बात करें तो किसी भी परीक्षा में 20 से 25% की भूमिका भूगोल से होती है। इससे पूर्व हमने इतिहास विषय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। प्रश्नों को सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी होता है, ये बार बार हमें हमारे पढ़ाए हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए होती है। तो इसी क्रम में हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आगामी सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हों, हमारे लिए प्रश्न को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, और पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। ऑप्शन है 1 एवं 2, 2 एवं 4, 3 एवं 4 और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड, ये चारों जो हैं ये खगोलीय पिंड हैं। अगला प्रश्न है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, और जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें हम तारा कहते हैं, और एक सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के समूह से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसको वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा, सौर मंडल, एंड्रोमेडा या नक्षत्र मंडल। तो इसका सही उत्तर क्या है? नक्षत्र मंडल। रात्रि में जब आसमान की ओर हम देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा एक आकृति हमें बनी हुई दिखाई देती है, उन्हें ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? सौर मंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह समूह और इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है कि अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो नक्षत्र मंडल से है। ये एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि, 7 तारों का समूह, जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। अगला प्रश्न है पांचवा कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो किन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम ग्रह कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वे किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है छठा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और दूसरा है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। कौन से कथन सत्य हैं? ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। जब आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी कह रहा है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर क्या है कि केवल 1। पहला कथन सही है कि पृथ्वी एक ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है सूर्य।
सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। और यहाँ जो ये दूसरा कथन क्यों गलत है कि चौथा ग्रह कह रहा है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है, ना कि चौथा। और आकार में बात करें तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है 7वां कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम क्या है? पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण और फिर वरुण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? ग्रहों को दो आधारों पर बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। बुध शुक्र मंगल बृहस्पति कौन से आंतरिक ग्रह हैं? 1 2 4, 1 2 3, 2 3 और 4 और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है कि जो 1 2 3 हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध शुक्र मंगल जो है ये आंतरिक ग्रह है, 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह हैं। इसमें एक पृथ्वी भी है, ठीक, और बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह है। वे ग्रह आंतरिक ग्रह कौन से कहलाते हैं कि वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। 9वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं? तो अब ये बताना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि पिछले प्रश्न में आंतरिक ग्रहों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बृहस्पति, वरुण, शनि, अरुण। तो 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और डी कह रहा है कि सभी। तो उपरोक्त सभी जो हैं ये बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रहों की क्या विशेषता है कि सूर्य से बहुत दूर हैं और आकार में भी बड़े हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये चारों क्या हैं? बाह्य ग्रह हैं। 10वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है और कारण है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो कथन और कारण सही है और एक दूसरे की व्याख्या है। कथन और कारण सही है पर व्याख्या नहीं करते हैं। सी कह रहा है कि कथन सही है, कारण गलत है, और डी कह रहा है कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल क्या होता है? सबसे कम, यानी कितने दिन का होता है अगर बात करें तो सिर्फ 88 दिन का होता है। अगला प्रश्न है 11वां कि सौर मंडल किन दो ग्रहों के बीच सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर क्या है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त क्या है? असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हीं पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखें तो क्षुद्र ग्रह
ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां कि हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है, ये तो मैंने पीछे ही बता दिया है। जिसको अगर इसका उत्तर पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर क्या है, वरुण। ग्रहों को क्रम से अगर देखें तो सबसे दूर जो सूर्य से है वो वरुण ही है। फिर से एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि बुध, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और फिर वरुण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है और कारण है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कथन और कारण दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। और सी कह रहा है कि कथन सही है, कारण गलत है। और डी कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए, दोनों सही हैं। क्योंकि पृथ्वी के आकार को हम भूभाग भी कहते हैं और आपको ये भी पता है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है। अगर आकार की बात करें तो पृथ्वी का आकार कैसा है, अंडाकार है और ध्रुवों के पास ये चपटी है। इसको भूभाग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण ही हम इसे भूभाग कहते हैं। और भूभाग का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, वायु की उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। अगला प्रश्न है 14वां कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है और पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। केवल एक, केवल दो और एक और दो दोनों। और डी कह रहा है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर क्या है कि ये दोनों कथन सही नहीं है। क्योंकि पृथ्वी को अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो ये हमें हरे रंग की दिखाई नहीं देती है बल्कि हमें किस कलर की दिखाई देती है, तो नीले रंग की। और नीले रंग की दिखाई देने का कारण क्या है कि पृथ्वी 2/3 जो उसका भाग है, सतह है, वो पानी से ढके होने के कारण हमें नीले रंग की दिखाई जाती है, इसीलिए दिखाई देती है, इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। तो 1, 2 और 3, 2, 3 एवं 4, 1, 3 एवं 4 और उपरोक्त सभी, इसमें से किससे मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। तो इन चारों से मिलकर के सौर मंडल का निर्माण होता है। ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। सूर्य और 8 ग्रह जिसकी हमने पीछे चर्चा की, 4 बाह्य और 4 आंतरिक ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, इन सबको मिलाकर के सौर मंडल का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। और सौर परिवार, क्योंकि जैसे हर परिवार में एक मुखिया होता है, तो सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। अगला प्रश्न है 16वां कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। और डी कह रहा है न तो एक और ना ही दो। इसका कौन सा उत्तर सही है, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं कि सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल ही सौर मंडल को बांधे रखता है। हम सूर्य के अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद हमसे लगभग कितना
तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी वजह से हम इसकी ऊष्मा को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट का। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या निश्चित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है कि दीर्घवृत्ताकार रूप में उनके जो रास्ते हैं, उनके आकार हैं, वो फैले हुए हैं। सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, इसलिए ये कक्षा कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है कि किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? बुध, शुक्र, मंगल और शनि। तो सबको इसका उत्तर पता होगा, जहाँ तक मुझे पता है कि शुक्र, क्योंकि शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह है। पृथ्वी से अगर शुक्र की दूरी की बात की जाए तो कितना है? 41.4 मिलियन किलोमीटर है। और पृथ्वी को इसकी जुड़वा बहन भी कहते हैं, शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं शुक्र के। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा शुक्र। अगला प्रश्न 20वां है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति एवं बुध, बृहस्पति एवं अरुण, शनि एवं मंगल और शुक्र एवं बुध। तो इसका सही उत्तर क्या है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। 21वां प्रश्न है कि कौन से वे 2 ग्रह जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछे जाते हैं। बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और अरुण, बृहस्पति और अरुण। क्या है प्रश्न? एक बार फिर से देख लीजिए कि वे 2 ग्रह कौन हैं सौर मंडल के कि अन्य ग्रहों की तुलना में उनकी परिक्रमण की दिशा जो है वो विपरीत है। तो इसका सही उत्तर है कि शुक्र और यूरेनस जो अरुण हैं, इनकी परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह क्या हैं? वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला प्रश्न है 22वां कि हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध, शनि, शुक्र और यूरेनस। तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और डी कह रहा है कि 1 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी। बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। अगला प्रश्न है 23वां कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? किसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? शनि, बृहस्पति, मंगल और यूरेनस। तो इसका सही उत्तर क्या है? सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास हैं। शनि के पास कितने हैं उपग्रह? तो 62, बृहस्पति के पास 67 और मंगल के पास 2 और यूरेनस के पास कितने? 27 हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो कूट देखते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी कह रहा है कि ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला कथन जो है वो सत्य है। बिल्कुल सत्य है कि उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों की तो परिक्रमा करते हैं और उसके साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। उपग्रहों को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है? साथी या सहचर। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल आधा नहीं, 1/4 है, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न है 25वां कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पड़िनी, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर क्या है? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। पड़िनी की बात करें तो ये व्याकरणविद थे, व्याकरणविद।
इसकी चर्चा हम लोग एनसीईआरटी में हिस्ट्री के कक्षाओं के अंतर्गत कर चुके हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु थे, इनके संबंध में भी हम बात कर चुके हैं। भास्कराचार्य के भी संबंध में बात कर चुके हैं। तो जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो नहीं देखा है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाकर वहां से देख लें। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। और भारत के प्रसिद्ध और प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हैं। 26वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या है। बी कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और डी कह रहा है कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? तो 27 दिनों में पूरा करता है चंद्रमा। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे अपने अक्ष को के एक चक्कर पूरा करने में भी उतना ही समय लगता है। तो ये बराबर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या होता है कि चंद्रमा का केवल हमें एक ही भाग दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये अंतिम प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैले एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, ये दोनों कथन सत्य हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं, इसकी हमने ऊपर ही चर्चा कर ली है। और खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी जो सफ़ेद पट्टी है, जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। और यही पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आकाशगंगा पड़ा। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो इस श्रृंखला में के इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।